नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बताएंगे आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों निरस्त कर दिया, क्यों असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये सारी चर्चा आज हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दुनिया की जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जो कंट्री है वो भारत देश है। भारत एक डेमोक्रेसी है, पुरानी डेमोक्रेसी है और प्राचीन काल से ही भारत में डेमोक्रेसी के तत्व पाए जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक होता है कि जो चुनाव पार्टियां होती हैं वो अपना मैनिफेस्टो रखती हैं और जो वोटर होता है वो उस मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए पार्टियों को वोट देता है। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये डायरेक्ट पार्टियों के चंदे से जुड़ा हुआ है। तो हम चर्चा करेंगे कि जो पार्टियां होती हैं वो अपना किस तरीके से फंड जुटाती हैं और किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार करती हैं। तो आप सभी को पता है कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो प्रचार प्रसार खूब करते हैं इलेक्शन के समय पर। तो ये प्रश्न उठता है कि उनके समय हमारा एक एज अ मतदाता के रूप में हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो पार्टियां होती हैं वह कहां से इतना पैसा जुटाती है और इतना चंदा उनके पास कहां से आया है जिससे कि वो इतने सारे खर्चे कर सकती हैं। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी पार्टीज होती हैं, चुनावी पार्टीज, राजनीतिक दल, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ऐसा समाजवादी पार्टी हो, ये जितनी भी पार्टियां हैं चुनावों के दौरान खूब एकदम धुआंधार पैसा खर्च करती हैं। धुआंधार पैसा खर्च करते हुए आपको दिख जाएगा। यहाँ आपको दिख रहे हैं ये नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान आप देखते होंगे कि इनके जो है ये गुलदस्ता जो ये दे रहे हैं लोग, ये भी पार्टी फंड से ही आता है। एक एक पैसा पार्टी फंड से आता है। यहाँ आपको इतनी बड़ी जो तामझाम बहुत अच्छा मंच दिख रहा है। ये देखो वसुंधरा राजे बेचारी किस तरीके से वो फाड़ रही है। अब दुखियारी होगी बेचारी, उस समय तो चुनाव प्रचार चल रहे थे तो बहुत खुशी थी, लेकिन जैसे भजनलाल को मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया तो बेचारा के कर्म फूट गए। किसके? जो है वसुंधरा राजे को, मोदी को गाली दे रही होगी जोर के, है ना। तो आपको ये दिख रहा होगा ये जितने भी जो है तामझाम चलता है, ये पूरा तामझाम में चुनावी जो भी खर्चा होता है वो पार्टी फंड से होता है। यहाँ मायावती जी आपको दिख रही है जो 2012 से जो है सत्ता से बिल्कुल गायब है और बेचारी ने कितना पैसा जो है हाथियों बनाने में अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया, है ना। ये जिस मंच को साझा कर दिए तो उस मंच में दो एसी आजू बाजू जो एसी लगती है वो पैसा भी पार्टी फंड से ही आता है, जो पार्टी का फंड होता है। ये अमित शाह जी आपको देख रहे हैं इतनी बड़ी रैली को संबोधन कर रहे हैं और ये पूरा जो मंच एकदम वीआईपी मंच बना जाता है। चाहे कोई नेता हेलीकॉप्टर से आए, चाहे कोई नेता ऑडी मर्सिडीज से आए या साइकिल से प्रचार करे, जो भी खर्चा होगा वो पार्टी फंड से होता है। चाहे कितने भी पोस्टर लगवाओ, पर्चे चिपकवाओ, जितना भी पैसा, और चाहे चुनावों में पौवा पूरी खवाओ, ये जितने भी पैसा होता है वो पार्टी फंड से आता है। हालांकि ये जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को ये बहुत कम ही दिखाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन के पास ये बहुत ही जेन्युइन जो खर्चा होता है उसको दिखाते हैं। जो पौवा पूरी का खर्चा होता है उसे ये लोग नहीं दिखाते, लेकिन वह भी पैसा जो है कहीं ना कहीं पार्टी फंड से आता है। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आखिर ये पार्टी फंड में पैसा मिलता कैसे, इसका रीजन क्या है, कैसे मिलता है। तो देखो 2018 से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में आता है। उससे पहले जो पार्टी को फंड मिलता था वो जो बड़े बड़े उद्योगपति होते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, वो डायरेक्ट पार्टियों को एक मुश्त रकम देते थे, ठीक है। और व्यवस्था इस तरीके से थी कि उस रकम को वो कैसे दे रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, उनकी कोई लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं थी। तो वो काला धन भी हो सकता था, है ना। जैसे जो पैसा आपने कर के रूप में नहीं दिया है, कर से छुपाया हुआ पैसा है, उस पैसे को ये पार्टी फंड में देते थे और उस पार्टी फंड में देने से इनको बहुत मोटा मुनाफा मिलता था चुनावों में। और टैक्सेस में जो भी सरकार की नीतियां होती थी उन नीतियों को ये प्रभावित करते, तो इससे कहीं ना कहीं काला धन को बढ़ावा मिलता था। लेकिन 2018 में अगर हम बात करें, 2018 में जो है ये बिल आता है, 2018 में बिल आता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। अब इसे हम समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो देखो तत्कालीन उस समय वित्त मंत्री होते हैं अरुण जेटली। ये अरुण जेटली संसद में एक वित्त विधेयक पेश करते हैं। उस विधेयक में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है बात होती है, अधिनियम होता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड।
तो इसकी प्रोसेस अगर हम बात करें, ये पांचों जजों ने अभी इसे असंवैधानिक करार दिया है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहले देखो, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है बेसिकली, ये एक तरीके से बॉन्ड होगा, बॉन्ड। जैसे आप किसी जमाने में आप जो कूपन लेके आते थे ना, आज का, आइडिया का, एयरटेल का, ये कूपन मिलते थे 10 रुपए का, 20 रुपए का। जैसे हमारा कोई बतिया कर रहे हैं किसी से, और बतिया करते समय अगर पैसे खत्म हो गए, आज तो दुहाना लगी रहो, पूरी रात जो बातें करती हो तक, है ना, कहा हो रहा है, सारी चीज बातें करते हो ना, पूरी रात अनलिमिटेड कॉल है। लेकिन पहले अनलिमिटेड कॉल नहीं हुआ करती थी। पहले जो है 7 रुपए, 8 रुपए, 1 रुपए, 1 मिनट में जो है 1.5 रुपए कॉल, इस तरीके से चलती थी। तो जब भी बातें करते हुए पैसे खर्च हो जाते, तो हम जाते दुकानदार के पास और वहां से 10 रुपए कूपन लेके आते ना। तो कूपन को खुर्चा, हमने खुर्च करके और वहां से जो पैसे निकाले, यानी कि जिस दुकानदार ने कूपन हमें दिया और हमने जो कूपन लिया, ये नहीं पता चला कि कूपन किसका है, कोई नाम तो नहीं होता उसमें। जिसके पास कूपन होगा वही उसका मालिक होगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जारी करेगी। जैसे किसी भी चंदा, जो पार्टियों को चंदा देगा, अब वो डायरेक्ट चंदा नहीं दे सकता, वो एसबीआई के पास जाएगा और वहां से एक बॉन्ड खरीदेगा। उस बॉन्ड को खरीद करके ये पार्टी को दे देगा। तो ना ही जो खरीदार है उसकी जानकारी मालूम हुई कि एसबीआई के पास किसने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को दिया, किसी को भी गुप्त रखा जाता है, किसी को जानकारी नहीं मिलती। तो एसबीआई से खरीदा कैसे जाता है? एसबीआई बेसिकली जो सबसे निचला जो बॉन्ड होता है वो 1000 रुपए का होता है। वो 1000 से शुरू होकर के 10 गुना बढ़ता जाता है। जैसे 1000, फिर 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से आप जो है बॉन्ड खरीद सकते हैं और एसबीआई से ये आपको इशू होगा। अब देखो, अब ऐसा भी नहीं है कि आप एसबीआई में, कोई भी व्यक्ति गया और एसबीआई में गया और जो उसने पैसे दिए 1000 रुपए और डायरेक्ट उसे बॉन्ड मिल गया, ऐसा नहीं है। वहां एसबीआई केवाईसी फॉर्म भरवाएगी। क्या भरवाएगी? केवाईसी फॉर्म। उस केवाईसी फॉर्म में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है वो लगता है। वो भरवाने के बाद ही आपको बॉन्ड मिलेगा। तो एसबीआई के पास तो उस व्यक्ति की जानकारी है, लेकिन पार्टी के पास या किसी भी राजनीतिक दल के पास या जनता के पास वो जानकारी नहीं है, क्योंकि जनता से ये चीज छिपाई जाती है। अब क्योंकि देश अपना क्या है, लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में जनता को या मतदाता को ये जानकारी होनी चाहिए। असंवैधानिक जब ये घोषित किया गया है तो उसके पीछे जो न्यायाधीश है उन्होंने यही बात कही है कि मतदाता को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये जानने का अधिकार है कि वो पार्टी जो है उसे किस व्यक्ति से, किस व्यवसायी से ज्यादा चंदा मिल रहा है। ठीक है, हालांकि उस समय अरुण जेटली का ये बात सही थी कि इससे काले धन पर नियंत्रण लग गया। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति एसबीआई से बॉन्ड खरीदेगा तो सीधी सी बात है, उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड वहां पहुंच गए ना, और जो पैसा वहां जमा करेगा उसके बाद उसे बॉन्ड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं काले धन पर रोक लगेगी। लेकिन इससे दूसरी समस्याएं जो है कहीं ना कहीं खड़ी हो रही थी, उसी को लेकर के ये जो है फैसला लिया गया है। आगे अगर हम बात करें कि किस पार्टी को कितना जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त हुआ है, तो यहां हम आपको बताएं, जो सबसे पहले एक चीज और जान लो कि अब प्रश्न उठता है कि जो बॉन्ड खरीदार है वो बॉन्ड किस पार्टी को दे सकता है, उसकी भी तो कोई क्राइटेरिया होगा। तो उसका क्राइटेरिया बिल्कुल है, उसका क्राइटेरिया ये है कि वह बॉन्ड उसी पार्टी को मिलेगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 1% वोट उस पार्टी को प्राप्त हुए हों लोकसभा चुनाव में। जो भी लोकसभा चुनाव पिछला हुआ है, उस लोकसभा चुनाव में उस पार्टी को 1% वोट मिला हो, तभी जो है उस बॉन्ड को उस पार्टी को दिया जा सकता है। ये शर्त है। अब देखते हैं किस पार्टी को कितना वोट जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के थ्रू धन आया है, इकट्ठा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ 3 दलों के जो है नाम मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो धन मिला है वो बीजेपी को मिला है। 2018, 19, 20, 22, 21, 22। तो 21-22 का आंकड़ा हम देखते हैं। 21-22 के आंकड़े में सबसे ज्यादा धन जो बीजेपी को, सत्ताधारी दल है, इसको मिला है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को, और उसके बाद जो है तृणमूल कांग्रेस को। इस तरीके से 3 जो पार्टियां हैं इनको सबसे ज्यादा धन मिला है। और ये जो चीजें हैं कि सत्ताधारी दल को हमेशा से धन एक्स्ट्रा मिलता आया है। 2004 से लेकर 2013 तक कांग्रेस को मिलता था। अब जो बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी को सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त हुआ है। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर अभी जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, मतदाता के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन अगर इस तरीके से चलता रहेगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से धन मिलता रहेगा, और क्योंकि वहां ये पता नहीं चल रहा है
जनता वोटर से कहीं छिपाया जा रहा है, वो वहां पता नहीं है कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को ज्यादा चंदा दे रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है वो वोटर के प्रति उत्तरदायी न होकर के कहीं ना कहीं जो घराने हैं, जो बड़े बड़े कंपनी घराने हैं, उनके प्रति उत्तरदायी न हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं इसमें आशंका कहीं ना कहीं थी। इसीलिए इसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है। यहां तुम पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने, पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, और उसके पीछे जो रीजन क्या था, असंवैधानिक, क्योंकि ये संविधान की जो नेचर है, प्रकृति है, उसके खिलाफ है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया है। और दूसरा आरटीआई, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये एक एक्ट है, अधिकार है हमारा, हम कोई भी चीज जान सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में तो ये था कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान पाएगा कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। तो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू भी ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक था। और अनुच्छेद 19 जो विचार है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं था। इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील देते हुए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। एक और चीज थी इसमें, कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए थे, वो भी कहीं ना कहीं अपारदर्शी थे, गलत थे। कैसे? कंपनी अधिनियम जो पहले से चला रहा था उसमें यह था कि जो भी कंपनी होगी, जो प्रॉफिट होगी, उस प्रॉफिट का 7.5% वो अपने प्रॉफिट का पार्टी को चंदा दे सकता है। लेकिन 2018 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया और उसमें यह कहा गया कि कोई भी कंपनी 7.5% अपने प्रॉफिट का नहीं देगी, वो जितना चाहे दे सकती है। यानी कि 7.5% की जो सीमा थी वो भी खत्म कर दी। और साथ में जो कंपनी घाटे में चल रही थी, उस कंपनी घाटे वाली कंपनी भी चंदा दे सकती है। अब सोचो तुम, घाटे वाली कंपनी चंदा देगी तो वो काहे देगी? कक्का लगता है क्या उसका? अगर चंदा देगी तो कोई ना कोई प्रॉफिट लेगी, नहीं उसके दिमाग में चलेगा ना, सरकार की नीतियां प्रभावित करेगी नहीं करेगी। तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा हो रहा था, इसीलिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सरकार ने खत्म किया। दूसरा इसमें यह था कि इस कंपनी अधिनियम के माध्यम से कोई विदेशी कंपनी भी भारतीय राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकती है, जो कि सबसे खतरनाक था। अब देखो तुम, ये देख रहे खजखुजाया सा है चाइनीज, और ये देखो बर्रा जो है अमेरिकीज। अगर ये कंपनीज जो है चाइनीज कंपनी या अमेरिकी कंपनीज भारत में किसी राजनीतिक दल को चंदा देंगी तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं नीतियों में नीतियां कहीं ना कहीं अफेक्टिव करेंगी, प्रभावित होंगी। तो इस वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेकर भी ये बहुत खतरनाक था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस पूरे बॉन्ड को, पूरे अधिनियम को असंवैधानिक कर दिया, निरस्त कर दिया और इसे खत्म कर दिया। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसी के साथ जुड़े रहे, अगली फिर वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।